अब तक आप लोगों ने सुना कि जब सानिया का नंबर रोनी के दोस्तों के हाथों लग गया तो उन लोगों ने कैसे सानिया को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। खास करके विजय ने जिस तरह से दोनों के बीच गलतफहमियां डालना शुरू की, उससे तो बात उन दोनों के ब्रेकअप तक जा पहुंची। रोनी चाहकर भी इस गलतफहमी को दूर नहीं कर पा रहा था। अब सुनते हैं आगे की कहानी। हमने उसे ऐसा करते हुए कई बार देखा था। वो कभी भी किसी एक पर टिकता ही नहीं था। आज यहाँ तो कल किसी और पर डोरे डालते हुए टिक जाता था। साला था भी किस्मत का धनी। उसके जीवन में लड़की नाम की बरसात का सूखा कभी पड़ा ही नहीं। कॉलेज के इस घटना के बाद सागर हमसे दूर होता गया और फिर एक दिन उसने कॉलेज छोड़ दिया। ना, पढ़ाई नहीं छोड़ी, बस कॉलेज बदल दिया और बदल दिए अपने दोस्त भी। अब हम तीनों में से उसकी दोस्ती बस मुझसे ही थी। विजय से इतना नाराज था कि जब 2010 में उसने शादी की तभी उसने विजय को शादी में नहीं बुलाया। मुझे बुलाया तो था, मगर उस समय मैं अपनी ही तन्हाई से परेशान था। अब लौटते हैं फिर से 2007 वाली घटना पर। जब आदित्य ने मुझे बताया कि उसने विजय को भी सानिया का नंबर दे दिया है तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। इस बात का उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था, मगर बस इतना कहा, मुझे लगा तू उसके साथ बस टाइम पास कर रहा है। ये बात उसके समझ में भी थी कि उसने गलती कर दी थी, मगर अब इससे बदला तो नहीं जा सकता था। दिन मैंने आदित्य को बहुत गालियां दी और जाने कितनी तरह की बातें कह गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होना था। उस रात मैं लगातार सानिया से बात करने की कोशिश करता रहा, मगर उसने फोन उठाया नहीं। अगले दिन मैंने विजय को फोन लगाया और उससे पूछा कि उसने सानिया से क्या कहा। मुझे बिगड़ते देख उसने कहा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि वो तुझसे ब्रेकअप कर ले, बस थोड़ा चिढ़ाने की कोशिश की थी। खैर, अब मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं उससे बात नहीं करूंगा और तेरा पैचअप भी मैं ही करवा दूंगा। चल एक काम करता हूँ, मैं अगले हफ्ते तेरे शहर आने वाला हूँ, वहीं तुम दोनों से एक साथ बात करके मामला सुलझा दूंगा। मैं उसकी बातों में आ गया क्योंकि आखिर था तो वो दोस्त थी, पर यहीं पर मेरी किस्मत उससे नाराज हो गई। उसके आने में अभी 1 हफ्ते थे और इन 1 हफ्तों में सानिया ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। मैंने उसे न जाने कितनी दफा फोन किया, लेकिन एक बार भी उसने मुझे जवाब नहीं दिया। झक मारकर मुझे उसके दोस्त से बात करनी पड़ी, जो मैं कभी नहीं चाहता। मैंने उससे मिन्नतें की कि वो बस एक बार सानिया से मेरी बात करवा दे, ताकि मैं उसकी नाराजगी को कम से कम दूर तो कर सकूं। मेरी हालत को देखकर सानिया की सहेली को दया आ गई और उसने मुझे सानिया के घर जाकर उसके कमरे में बैठकर उससे बात करवाई। पहले तो उसने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, मगर जब मैंने उससे विजय के बारे में सारी कहानी सुनाई और ये सब भी बताया कि उसने मेरे बारे में उसे क्या क्या कहा होगा, तब जाकर बात उसके समझ में आने लगी। कुछ नरम गरम बातों के बाद अब हम दोनों एक बार फिर से नॉर्मल हाल पर वापस लौट रहे थे। फिर से एक बार हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा होने में थोड़ा समय तो लगने ही वाला था, जो कि सही भी था। मैं भी किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं था, क्योंकि घाव भरने में जो समय लगता है, अगर वो समय उसे नहीं दिया जाए तो ये नासूर बन जाता है। फिर से हमारी गाड़ी पटरी पर आ रही थी,
मगर इस बार मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। तभी जब आदित्य ने मुझसे इस बारे में पूछा कि क्या मेरे और सानिया के बीच सब कुछ नॉर्मल है, तो मैंने कहा कि अब हम दोनों साथ नहीं हैं। मेरे और आदित्य के बीच बात यहीं खत्म हो गई। उसे भी कॉलेज के पुराने दिन याद थे, तो उसने पुरानी बातों को फिर से छेड़ना सही नहीं समझा। अगले हफ्ते आदित्य की इस ऑफिस से विदाई होने वाली थी। उसे हेड ऑफिस में प्रमोट कर दिया गया था और यहाँ मुझे उसी के स्थान पर कार्यभार दिया गया। तो चला गया, मगर मैं यहाँ अकेला हूँ। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि अब मेरे और सानिया के बीच कोई भी नहीं आ सकता। अब मैं रोज उससे बातें करता था, दिन रात सुबह शाम, जब भी वो मुझे कॉल करती मैं उसे कॉल बैक जरूर करता। इस तरह से हम फिर से एक दूसरे के नजदीक आने लगे। मगर धीरे धीरे यहाँ काम का प्रेशर बढ़ने लगा था और मुझे इतना समय मिल नहीं पा रहा था कि मैं सानिया को पूरा समय दे सकूं। यहाँ काम सुबह के 9 बजे शुरू हो जाता था। और रात को कब खत्म होगा इस बात का कोई भी सही समय नहीं। हर समय मेरे सामने कम से कम 10 लोग बैठे होते थे जिनको अपना काम करवाना था। जब भी मुझे समय मिलता मैं उसे कॉल जरूर कर लिया करता था, लेकिन ना तो कभी उसने मुझसे इस बात की शिकायत की और ना ही कभी मैंने उससे बात ना कर पाने के लिए माफी ही मांगी। समय बीतता गया और वो भी समय आया जब विजय का मेरे शहर में आना हो। पहले तो मैं उससे बहुत ही नाराज था, मगर भला अपने बचपन के दोस्त से कोई कितने ही दिन छुपा रह सकता है। तो मैंने भी पुरानी सभी गिले शिकवे भुला दिए और उससे मिलने के लिए उस होटल में चला गया जहां वो ठहरा हुआ था। मैं उसे अच्छे से जानता था। वो कभी भी होटल में अकेले नहीं रुकता, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई होती जरूर है। वो कॉलेज के जमाने से ही बड़ा सांड रहा। जब पैसे नहीं होते थे तो जुगाड़ से काम चलाता था, और अब जबकि उसके पास पैसे होने लगे थे तो पैसे देकर काम चलाता था। यही सोचकर मैं उससे दिन के समय मिलने गया, ताकि अगर उसका कोई प्रोग्राम हो भी तो वो और मैं एक दूसरे को परेशान न करें। बात शर्मिंदगी की नहीं थी, क्योंकि हम दोस्त थे। हम एक दूसरे के चाल चलन से पूरी तरह वाकिफ थे, मगर वो साला दूसरों को अपने पाप में घसीटने का आदी था और मैं उसके बस इसी काम से जरा बचकर रहना चाहता। जब मैंने उसके कमरे की घंटी बजाई तो उसने ही दरवाजा खोला। कमरे के अंदर से सिगरेट की तेज महक आ रही थी। लग रहा था अभी तक वो 4 से ज्यादा सिगरेट पी चुका था। मैं कमरे के अंदर गया और एक सरसरी नजर उसके कमरे पर दौड़ाई। कहीं भी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे किसी लड़की के होने का एहसास हो। जब मैं निश्चिंत हो गया तो मैंने उससे पूछा कि भाई, आज तेरे बगीचे में कोई फूल खिल नहीं रहा, क्या बात है? उसने बड़े ही साधारण लहजे में कहा, अभी 2-3 घंटे में आती होगी। वो तो आने वाला था ना, इसलिए मैंने उसे 2 बजे के बाद ही आने को कहा। तू ये सब छोड़, चल खाना खाते हैं। इतना कहते हुए उसने खाने का मेनू मेरे तरफ खिसका दिया। फिर हमने खाना खाया और कुछ देर बातें की। हम लगभग 3 घंटे साथ रहे, मगर एक बार भी हम दोनों में से किसी ने भी सानिया के बारे में बात नहीं की।
मैं चुप था क्योंकि दोस्ती में खटास नहीं बढ़ाना चाहता था। वैसे भी मेरी जिंदगी में दोस्तों की संख्या कुछ बहुत ज्यादा थी नहीं। वो चुप था क्योंकि शायद उसे अपनी गलती का एहसास था। हम दोनों ही अपनी दोस्ती को खोना नहीं चाहते। कभी कभी चुप रहना ही बड़े से बड़े झगड़े का हल होता है। जब 2 बजने को आए तो विजय बोला, भाई अब तुझे जाना चाहिए क्योंकि वो आने वाली है। एक बार तो मेरी भी इच्छा हुई कि देखूं तो सही किस माल को बुलाया है इसने। मगर फिर सोचा जब ये खुद ही मुझको जाने को कह रहा है तो मैं भी जाने के बारे में सोचूं। मैं जाने को तत्पर हुआ और मैं उठते ही वो बोला, अरे सुन, तेरे पास 4000 होंगे क्या? मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं। मैं घर जाते ही तेरी माँ को ये पैसे दे दूंगा। मैंने जेब से 4000 निकाले और उसे देते हुए कमरे से बाहर चला गया। जब मैं कॉरिडोर से गुजर रहा था तो सामने से एक लड़की आती हुई थी। गोरा रंग, घुंघराले बाल, कद यही कोई 4 फीट 8 इंच के आसपास, नीले रंग की लेगिंग्स के साथ हल्के पीले कलर का सूट, हाथ में एक सफेद बैग और आंखों पर चश्मा। मेरे पास से जब गुजरी तो बड़ी आकर्षक सी खुशबू आती हुई चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और पाया कि वो विजय के कमरे के अंदर जा रही थी। कभी कभी कोई चेहरा एक झलक में ही आपको याद रह जाता है, और ये ऐसा ही एक चेहरा था जिसे एक बार देखने के बाद आप भूल नहीं सकते। विजय से मिलकर मैं ऑफिस लौटा तो सीधे सानिया को फोन मिलाया। उसकी बहुत याद आ रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन जब से मैंने विजय के दोस्त को देखा था तब से मेरे दिमाग में बस सानिया ही घूम रही थी। अगले दिन विजय कलकत्ते के लिए रवाना हो गया। अपने कहे अनुसार उसने मेरे घर जाकर मेरी माँ के हाथों में 6000 रुपये दिए, 4 मेरे और 2 अपनी तरफ से, मगर कहा यही कि मैंने भेजे। जब 2 दिन बाद मेरी माँ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि विजय उसे 6000 रुपये दे गया। मैंने उससे कुछ कहा नहीं, मगर विजय को मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया। मेरे साथ शायद सब कुछ सही हो रहा था। मेरे दोस्तों की मुझसे बन रही थी और मेरी प्रेमिका भी मेरे साथ ही थी। घर में भी सब सही चल रहा था, लेकिन सब कुछ सही चलना ही मेरे डर का असली कारण था। वो क्या है ना, मेरे साथ कभी भी सब कुछ सही नहीं हो सकता, और अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी मुसीबत मेरा रास्ता देख रही है। मन में एक बेचैनी सी लगी रहने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन सभी कुछ ठीक होना मुझे परेशान कर रहा है। आखिर क्या बात है जो मेरे नजरों के सामने होते हुए भी मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। पहले लगा ये सब मेरे मन का वहम है, मगर जब ये बेचैनी बढ़ने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस बेचैनी का निदान खोजने की ठानी। अब मैं अकारण ही बेचैन तो नहीं रह सकता था ना।